गोरखपुर जिले के कलेक्टर एसएनएम त्रिपाठी और गोरखपुर पीठ के महंत दिग्विजय नाथ के बीच ब्राह्मण ठाकुर की लड़ाई शुरू हो जाती है। पंडित हरिशंकर तिवारी और ठाकुर वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच ऐसा घमासान गैंगवार छिड़ता है कि 50 से अधिक लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। एक वक्त के बाद तो पूर्वांचल के लोगों ने लाशों की गिनतियां करना बंद कर दी। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप शाही ने एमएलए रविंद्र सिंह की कनपटी पर एक रिवॉल्वर रख के भोजपुरी में कहा कि अच्छा तो तुम विधायक बन गए और मैं अब एक क्रिमिनल बन गया हूं। एक हद तक गोरखपुर पीठ के महंत और योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ भी वीरेंद्र प्रताप शाही के साथ थे। एक दिन राकेश तिवारी नाम के एक लोकल बदमाश ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को छेड़ दिया। शुक्ला अपनी सक्सेस से इतना अधीर हुआ जा रहा था कि उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की भी सुपारी ले ली। पुलिस ने सुनील शेट्टी की एक तस्वीर के ऊपर गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का चेहरा लगाकर अखबारों में छपवा दिया ताकि ये पहचान में न आ सके कि ये तस्वीरें पुलिस को किससे मिली हैं और कैसे मिली हैं। गोरखपुर जिले में रहने वाले पंडित हरिशंकर तिवारी के गाजीपुर जिले में भी दो लोकल डॉन काम किया करते थे, एक साधु सिंह और एक मकनू सिंह। साधु सिंह और मकनू सिंह के साथ ही एक तीसरा आदमी भी काम किया करता था और उस आदमी का नाम था मुख्तार अंसारी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक से। पूर्वांचल क्षेत्र के पिछड़ेपन को कम करने के लिए सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में कई सारे सरकारी प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं। सरकार द्वारा बहुत सारा बजट पूर्वांचल क्षेत्र की तरफ लगाया जाने लगता है। सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग से इन बड़े बड़े सरकारी ठेकों को लेने के लिए अलग अलग समूहों में होड़ मचने लगती है और इस कारण पूर्वांचल क्षेत्र में गैंगवार और गुटबाजी की शुरुआत होती है। इसी पूर्वांचल क्षेत्र में एक जिला है गोरखपुर। पूर्वांचल क्षेत्र में गोरखपुर के पास ही कई जिले हैं जैसे बलिया, आजमगढ़, वाराणसी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बस्ती और गोंडा आदि। अलग अलग समय पर पैदा हुए अलग अलग डॉन की वजह से पूर्वांचल साम्राज्य के केंद्र कभी बलिया रहा, कभी गोंडा, कभी प्रतापगढ़ तो कभी गोरखपुर रहे हैं। बात अगर गोरखपुर की करें तो गोरखपुर की सत्ता के 3 केंद्र थे। पहला मठ यानी गोरखनाथ टेम्पल, जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, ये हिंदू पॉलिटिक्स का केंद्र रहा। दूसरा हाता, ये ब्राह्मण राजनीति का केंद्र रहा। तीसरा शक्ति सदन, यानी ये जगह क्षत्रिय यानी राजपूतों की राजनीति का केंद्र रहा। 70 के दशक में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 2 बड़े ताकतवर नेता रहे, एक बलवंत सिंह और दूसरे हरिशंकर तिवारी। बलवंत सिंह ठाकुरों के टीले के लीडर थे तो हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के। इन दोनों में वर्चस्व को लेकर लड़ाई होती है और इन दोनों गैंग के बीच इस कदर की अदावत थी कि गोरखपुर में बंदूकों की तड़तड़ाहट कभी भी सुनने को मिल सकती थी। यहीं से उत्तर प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक शब्दकोश में इटली और मैक्सिको की तरह माफिया और गैंग शब्द प्रचलित होने लगते हैं। आगे मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का जन्म भी इन्हीं खूनी युद्धों के बीच होता है। 80 के दशक में ब्राह्मण और राजपूत वर्चस्व की इस लड़ाई में करीब 50 से अधिक लोगों की हत्याएं हुई, जो 90 के दशक में इस लेवल पर पहुंच जाती हैं कि लोगों ने एक समय के बाद लाशों की गिनती करना बंद कर दिया। लेकिन इस कास्ट वार की शुरुआत पंडित हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के आने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। इस पूरे गैंग्स ऑफ गोरखपुर की कहानी को समझने के लिए उन जड़ों में जाना पड़ेगा। साल 1957 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी की शुरुआत होती है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनाने का आइडिया गोरखपुर स्थित आगरा यूनिवर्सिटी से जुड़े सेंट एंड्रयूज कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सीजे चाको का था। सीजे चाको चाहते थे कि सेंट एंड्रयू कॉलेज को एक मिशनरी कॉलेज से ट्रांसफॉर्म करके एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में बदल दिया जाए। सीजे चाको ने सितंबर 1948 में अपना ये आइडिया गोरखपुर के तत्कालीन डीएम एसएनएम त्रिपाठी को दिया, लेकिन सीजे चाको का ये आइडिया उनके ही कॉलेज यानी सेंट एंड्रयूज कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने नकार दिया, यानी उसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद भी गोरखपुर के कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए काम जारी रखा। सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापना समिति बनाई गई। इन सभी लोगों ने कलेक्टर एसएनएम त्रिपाठी को इस समिति का यानी इस ट्रस्ट का अध्यक्ष मान लिया। साथ ही गोरखपुर मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ और उद्योगपति सरदार सुरेंद्र सिंह मजीठिया को इन ट्रस्ट का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। जिलाधिकारी एसएनएम त्रिपाठी ने आजादी के बाद यूपी के पहले और दूसरे मुख्यमंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत और संपूर्णानंद से अपने संपर्कों का फायदा लिया और परिणाम यह होता है कि साल 1957 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाती है। 12 कोर्स चलाए जाने लगते हैं। यूनिवर्सिटी के कामकाज का जिम्मा एक गवर्निंग कमेटी को दिया जाता है। अब जो कोई इस गवर्निंग कमेटी को कंट्रोल में कर सकता था, वही यूनिवर्सिटी पर भी कंट्रोल करने जा रहा था। वही यूनिवर्सिटी के टीचर्स और बाकी स्टाफ के अपॉइंटमेंट्स में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा था। इस गवर्निंग कमेटी में एसएनएम त्रिपाठी के साथ साथ गोरखपुर गीता प्रेस के हेड हनुमान प्रसाद पोद्दार,
महंत दिग्विजयनाथ और सरदार सुरिंदर सिंह मजीठिया थे। अब गोरखपुर यूनिवर्सिटी पर किसका नियंत्रण होगा, इसे लेकर कलेक्टर SNM त्रिपाठी और गोरखपुर पीठ के महंत दिग्विजयनाथ के बीच में टसल शुरू हो जाती है। यहीं से गोरखपुर की राजनीति में ब्राह्मण बनाम ठाकुर संघर्ष की शुरुआत होती है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर नियुक्तियां होने लगती हैं। ठाकुर गुट ठाकुरों को नौकरी पर लगाता तो पंडित ग्रुप पंडितों को नौकरी देता। गोरखपुर में इलाके की एक बड़ी यूनिवर्सिटी का होने का मतलब था कि यहाँ से अब पूर्वांचल क्षेत्र पर अपना साम्राज्य चलाने वाले राजकुमारों का जन्म होना था। इसलिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल बनाने के लिए दोनों गुटों द्वारा यहाँ के छात्र नेताओं को राजनीतिक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। क्योंकि महंत दिग्विजयनाथ के आगे SNM त्रिपाठी थोड़े हल्के पड़ रहे थे, इसलिए उन्हें अपनी जाति यानी ब्राह्मण जाति के एक छात्र नेता की जरूरत महसूस हुई और इस तरह ये तलाश पंडित हरिशंकर तिवारी नाम के एक छात्र नेता के पाने से पूरी हुई। पंडित हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के एक ताकतवर छात्र नेता की तरह उभर रहे थे। आगे लगातार 6 बार विधायक बनते हैं और हर सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हैं। ताकतवर इतना अधिक बनते हैं कि बड़े बड़े गैंगस्टर्स हरिशंकर तिवारी के पैर छूने लगते हैं। हरिशंकर तिवारी ने साल 1960 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में MA की पढ़ाई करी और यहीं से हरिशंकर तिवारी सरकारी ठेकों में भी हाथ मारने लगते हैं। इसके रेस्पॉन्स में ठाकुर लॉबी के द्वारा बलवंत सिंह और रविंद्र सिंह को राजपूत फेस की तरह प्रोजेक्ट किया जाने लगता है। ठाकुरों के सपोर्ट के कारण साल 1967 में रविंद्र सिंह गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष बन जाते हैं और इसके बाद 1972 में लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी छात्र संघ अध्यक्ष बन जाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में रविंद्र सिंह की छवि एक तेज तर्रार छात्र नेता की बन चुकी थी। ये वो दौर था जब जयप्रकाश नारायण यानी JP इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। आपातकाल हटने के बाद 1977 में हुए चुनावों में जनता दल ने रविंद्र सिंह को टिकट दे दी और अपने पहले ही चुनाव में रविंद्र सिंह कोड़ीराम सीट से विधायक बन जाते हैं। लेकिन ठाकुर ब्राह्मणों के बीच चल रही वर्चस्व की ये लड़ाई जल्द ही एक खूनी संघर्ष में बदलने वाली थी। साल 1978 में छात्र नेता रविंद्र सिंह के मित्र बलवंत सिंह की गोलघर के पास हत्या कर दी जाती है। बलवंत सिंह की हत्या के पीछे बलवंत के ही करीबी रुदल प्रताप सिंह का नाम आया और ये रुदल प्रताप सिंह हरिशंकर तिवारी का भी करीबी था। बलवंत सिंह की हत्या से ठाकुर लॉबी को एक बड़ा नुकसान हुआ। बलवंत सिंह के बाद ठाकुर गुट का मोर्चा संभाला वीरेंद्र प्रताप शाही ने। वीरेंद्र प्रताप शाही बस्ती जिले के रहने वाले थे और गोरखपुर के बलवंत सिंह और रविंद्र सिंह से दोस्ती होने के कारण उनका गोरखपुर में आना जाना लगा रहता था। जिस वक्त बलवंत सिंह की हत्या हुई उन दिनों वीरेंद्र प्रताप शाही बस्ती जिले में अपना राजनीतिक करियर शुरू कर रहे थे। बस्ती में वीरेंद्र शाही की राम किंकर सिंह से अच्छी खासी बनती थी जो बाद में विधायक भी बने, लेकिन बाद में दोनों में दुश्मनी हो जाती है। इसका कारण ये था कि राम किंकर सिंह ने वीरेंद्र शाही के एक सहयोगी को थप्पड़ मार दिया था। इसके बदले में शाही ने भी राम किंकर सिंह पर हमला कर दिया, लेकिन राम किंकर सिंह से दुश्मनी मोल लेने के बाद वीरेंद्र शाही के लिए बस्ती जिले में रहना मुश्किल हो जाता है। जब बलवंत सिंह की हत्या हुई तो वीरेंद्र शाही तुरंत ही गोरखपुर पहुंच जाते हैं। करीब 10,000 लोगों की भीड़ बलवंत सिंह की शव यात्रा में जुटी और इसके बाद वीरेंद्र शाही बलवंत सिंह के सपोर्टरों के साथ यानी ठाकुर गुट के लड़कों को लेकर कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पंडित हरिशंकर तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज करवा देते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है पंडित हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच के भीषण गैंगवार की, जो अगले 1 दशक तक चलता है, जिस गैंगवार में 50 से अधिक लोग मारे जाते हैं। पूर्वांचल के लोगों ने लाशों की गिनतियां करना छोड़ दिया। एक साथ 3-3, 4-4 और 7-7, 8-8 लोगों की हत्याएं होने लगी। इधर बलवंत सिंह की हत्या के बाद रविंद्र सिंह ने जेल से अपनी जमानत करवाने के लिए वीरेंद्र प्रताप शाही को बस्ती से गोरखपुर बुलाया। उस वक्त रविंद्र सिंह जेल में थे, लेकिन जैसे ही वीरेंद्र प्रताप शाही गोरखपुर पहुंचते हैं 28 अगस्त 1978 के दिन वीरेंद्र के एक समर्थक बेचई पांडे की हत्या कर दी जाती है। इसके बदले में वीरेंद्र शाही के लड़कों ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट रंग नारायण पांडे समेत तिवारी गुट के 3 लोगों की हत्या कर दी और उसी शाम की एक गवाह के अनुसार वीरेंद्र प्रताप शाही खुद को बचाते हुए लखनऊ में विधायक रविंद्र सिंह के आवास पर पहुंचते हैं, यानी MLA हॉस्टल पहुंचते हैं और रविंद्र ने शाही से कहा कि तुम यहाँ कैसे, यहाँ से पकड़े गए तो बड़ी बदनामी होगी। इस पर शाही ने भोजपुरी में बोला कि अच्छा तो तुम विधायक बन गए और अब मैं क्रिमिनल बन गया। ये कहते हुए शाही ने रविंद्र सिंह के ऊपर रिवॉल्वर टांग दी और हारकर रविंद्र सिंह ने शाही को एक सेफ जगह पहुंचाने की व्यवस्था की। लेकिन इधर पंडित हरिशंकर तिवारी गुट की तरफ से शाही के भी 2 से 3 करीबियों की एक बार फिर हत्या कर दी जाती है। अब दोनों ओर के लोगों को समझ में आने लगा कि असली दबदबा बनाना है तो राजनीति में जीतना होगा।
साल 1974 में भी पंडित हरिशंकर तिवारी एमएलसी पद के लिए खड़े हुए थे, लेकिन हरिशंकर तिवारी को उनकी ही जाति के कांग्रेस उम्मीदवार शिवहर्ष उपाध्याय ने हरा दिया था। इधर वीरेंद्र शाही रविंद्र सिंह से ही राजनीति के गुर सीख रहे थे। वहीं पंडित हरिशंकर त्रिपाठी ने अपनी ही जाति के एक और छात्र को तैयार करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था अमरमणि त्रिपाठी। आगे अमरमणि त्रिपाठी भी 4 बार विधायक बनते हैं और यूपी सरकार में मंत्री भी बनते हैं। 80 के दशक आते आते गोरखपुर के सरकारी ठेकों को लेकर वीरेंद्र शाही और हरिशंकर त्रिपाठी के बीच रार और अधिक बढ़ने लगती है। इस दौरान 1980 में महाराजगंज जिले की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव होने जा रहे थे। वीरेंद्र प्रताप शाही ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इत्तेफाक से वीरेंद्र शाही को शेर चुनाव चिन्ह में मिलता है। वहीं हरिशंकर तिवारी ने वीरेंद्र शाही के सामने अमरमणि त्रिपाठी को उतार दिया, लेकिन इस चुनाव में वीरेंद्र प्रताप शाही ने अमरमणि त्रिपाठी को बुरी तरह हरा दिया। शेर चुनाव चिन्ह होने के कारण वीरेंद्र शाही को शेर पूर्वांचल कहा जाने लगा। लेकिन साल 1980 में गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास ही वीरेंद्र शाही के गुरु एमएलए रविंद्र सिंह की हत्या कर दी जाती है। रविंद्र सिंह को गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर गोलियों से भून दिया जाता है। रविंद्र कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, बल्कि पूर्वांचल में ठाकुर गुट के सबसे बड़े नेता थे। एमएलए रविंद्र सिंह की हत्या ने गोरखपुर और पूर्वांचल की राजनीति में जातिवाद के जहर को और अधिक उभार दिया। रविंद्र सिंह की हत्या के बाद वीरेंद्र शाही ठाकुरों के लीडर बन जाते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र में चल रहे गैंगवार में वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी दोनों ने अपनी अपनी जातियों से जुड़े नेताओं की मदद की, इसलिए दोनों को अपनी ही जातियों के नेताओं का संरक्षण भी मिलने लगा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के लिए लिखे एक लेख में पत्रकार श्याम लाल यादव लिखते हैं कि उस वक्त के इरिगेशन मिनिस्टर मंत्री यानी वीर बहादुर सिंह ने अपनी ही जाति के वीरेंद्र शाही को संरक्षण दिया। वहीं एक दूसरे मंत्री श्रीपति मिश्र और पूर्व में सीएम रहे सीएम कमलपति त्रिपाठी ने अपनी ही जाति से आने वाले हरिशंकर त्रिपाठी का साथ दिया। कमलपति त्रिपाठी साल 1971 से लेकर 1973 तक उत्तर प्रदेश के सीएम रहे और आगे चलकर श्रीपति मिश्र भी साल 1982 से लेकर 84 तक उत्तर प्रदेश के सीएम रहे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माफिया हरिशंकर त्रिपाठी को कितना बड़ा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। वहीं आगे 1985 में वीर बहादुर सिंह भी उत्तर प्रदेश के सीएम बन जाते हैं और 1988 तक सीएम रहते हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वीरेंद्र शाही की कितनी दमक रही होगी। हालांकि ये सीएम वीर बहादुर सिंह ही थे जो उत्तर प्रदेश में बढ़ रही गुंडागर्दी को रोकने के लिए सबसे पहले गैंगस्टर्स कानून और एंटी सोशल एक्टिविटीज ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं। इस तरह तिवारी और शाही गैंग का दबदबा उस वक्त के पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में फैल गया, जिसमें देवरिया जिले से लेकर गोरखपुर, बस्ती, बलिया, आजमगढ़, गोंडा, बहराइच, बनारस और प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ भी आती है। इसके बॉर्डर से लगे नेपाल और बिहार के कुछ क्षेत्र भी इसमें आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत में पत्रकार संतोष भारतीय बताते हैं कि एक हद तक गोरखपुर पीठ के महंत अवैधनाथ भी वीरेंद्र शाही के साथ थे, यानी योगी आदित्यनाथ के गुरु भी वीरेंद्र शाही के साथ थे। संतोष भारतीय बताते हैं कि 80 के दशक में एक वक्त पर अकेले तिवारी के पास यूपी के करीब 30 विधायकों का साथ था और वहीं शाही के साथ करीब 10 एमएलए थे। 1981 में महाराजगंज जिले की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होते हैं और इस चुनाव में वीरेंद्र प्रताप शाही भी लड़ते हैं और विधायक बन जाते हैं। जब 1985 के यूपी विधानसभा चुनाव आते हैं तो हरिशंकर त्रिपाठी ने भी गोरखपुर जिले की चिल्लूपार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन यहाँ हरिशंकर त्रिपाठी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कांग्रेस के तत्कालीन एमएलए भृगुनाथ चतुर्वेदी। भृगुनाथ चतुर्वेदी चिल्लूपार विधानसभा सीट से 3 बार से विधायकी जीत रहे थे और अपने दिनों में भृगुनाथ चतुर्वेदी ने हरिशंकर तिवारी को अपने आगे कभी भी टिकने नहीं दिया था। इसलिए हरिशंकर तिवारी जानते थे कि इलाका जीतना है तो भृगुनाथ चतुर्वेदी का आशीर्वाद जरूरी है। लेकिन 1985 के चुनाव आते आते भृगुनाथ चतुर्वेदी हरिशंकर त्रिपाठी का साथ देने लगते हैं। इसके पीछे एक बड़ी घटना थी। दरअसल चिल्लूपार से ही सटा एक कस्बा है बड़हलगंज। यहाँ मुरलीधर दुबे नाम के एक डॉक्टर अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस किया करते थे। मुरलीधर दुबे को एमएलए भृगुनाथ चतुर्वेदी का राजनीतिक वारिस माना जाता था, लेकिन 1980 में ही दुबे की हत्या हो जाती है। मुरलीधर दुबे की हत्या का आरोप पूर्वांचल क्षेत्र में ही आने वाले आजमगढ़ के एक राजपूत पर लगा और यहीं से भृगुनाथ चतुर्वेदी को एहसास होने लगा कि उन्हें भी अपनी जाति के बाहुबल को बढ़ाने की जरूरत है।
इसलिए हरिशंकर तिवारी उन्हें ये समझाने में सफल रहे कि उन्हें क्यों उनकी ही जाति के हरिशंकर तिवारी को जिताना चाहिए। इस तरह रघुनाथ चतुर्वेदी ने हरिशंकर तिवारी को अपनी जगह अगला विधायक बनाने की ठान ली। लेकिन समस्या ये थी कि कांग्रेस ने बाहुबली हरिशंकर तिवारी के नाम पर मुहर नहीं लगाई। परिणाम ये हुआ कि रघुनाथ चतुर्वेदी ने ऐन वक्त पर कांग्रेस छोड़ दी और चौधरी चरण सिंह की पार्टी से हरिशंकर तिवारी के लिए एक टिकट ले ली। इस वक्त हरिशंकर तिवारी जेल में थे और जेल से ही पर्चा भर दिया। इस तरह रघुनाथ चतुर्वेदी की मदद से हरिशंकर तिवारी जेल से ही पहली बार विधायक बन जाते हैं और इसके बाद तो ना इस सीट ने तिवारी को छोड़ा और न तिवारी ने इस सीट को। हरिशंकर तिवारी लगातार 6 बार चिल्लूपार सीट से विधायक बनते हैं। पूर्वांचल की राजनीति में हरिशंकर तिवारी की धमक ये थी कि भाजपा के कल्याण सिंह से लेकर सपा के मुलायम और बसपा की मायावती सभी सरकारों में तिवारी कैबिनेट मंत्री रहते हैं। इसे छोड़िए, जब यूपी में जगदम्बिका पाल की सिर्फ एक दिन की सरकार बनती है, उस एक दिन की सरकार में भी हरिशंकर तिवारी कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं। इधर वीरेंद्र शाही भी 1985 के चुनाव में दोबारा विधायक चुन लिए जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की वेबसाइट पर छपे शाही के एक सहयोगी गंगवार के बयान से समझा जा सकता है कि शाही की दबंगई कितनी चलती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से बातचीत में गंगवार कहते हैं कि मैं जब बहराइच जिला गया तब मुझे पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर ने खुद का इंट्रोडक्शन वीरेंद्र शाही के बड़े भाई के रूप में दिया। मैं सरप्राइज था क्योंकि मुझे पता था कि शाही अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। बाद में जांच करने पर मुझे पता चला कि ये झूठा प्रचार इसलिए करता था ताकि उसे सरकारी ठेके मिल जाएं क्योंकि उसका सरनेम भी शाही था। बाद में वीरेंद्र शाही महाराजगंज से निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन हार गए। इसके बाद नौतनवा विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़े, हालांकि ये दोनों चुनाव ही वीरेंद्र शाही हार गए और यहाँ से आगे भी कोई चुनाव वे जीत नहीं सके और यहाँ से वीरेंद्र शाही का राजनीतिक पतन शुरू होता है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वीरेंद्र शाही का अंत इससे भी बुरा होने जा रहा है। वीरेंद्र शाही बनाम पंडित हरिशंकर तिवारी की लड़ाई के बीच एक तीसरे नौजवान गैंगस्टर का जन्म होने जा रहा था जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। लेकिन सवाल उठता है कि ये श्री प्रकाश शुक्ला कौन था जिसे यूपी का सबसे खतरनाक गैंगस्टर माना जाता था। श्री प्रकाश शुक्ला भी गोरखपुर जिले के ही मामखुर गांव का ही रहने वाला एक लड़का था। गांव में ही अखाड़े में पहलवानी के दाव पेच सीखे। लेकिन एक दिन राकेश तिवारी नाम के एक लोकल बदमाश ने शुक्ला की बहन को छेड़ दिया। गुस्साई शुक्ला ने राकेश तिवारी की हत्या कर डाली। इस तरह श्री प्रकाश शुक्ला की एंट्री अपराध की दुनिया में होती है और इस घटना के बाद यूपी प्रशासन श्री प्रकाश शुक्ला को ढूंढने लगता है। लेकिन शुक्ला के परिवार ने ब्राह्मण शिरोमणि हरिशंकर तिवारी से मदद मांगी। हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश को अंडरग्राउंड कर दिया। माना जाता है इस घटना के बाद श्री प्रकाश को बैंकॉक भेज दिया गया। लेकिन बैंकॉक से लौटकर श्री प्रकाश शुक्ला ने अपराध की दुनिया में दोबारा एंट्री कर ली। शुक्ला का इरादा अब पूरे देश का सबसे बड़ा डॉन बनने का था। उसे मसाज, जवान लड़कियों, अय्यासियों और महंगी गाड़ियों का शौक लग चुका था। लेकिन समस्या ये थी कि इस समय गोरखपुर पर हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही का कंट्रोल था और इनके बीच में गोरखनाथ पीठ मंदिर था। इसलिए श्री प्रकाश शुक्ला की दाल नहीं गल रही थी। इस बीच श्री प्रकाश शुक्ला बिहार के मशहूर बाहुबली नेता सूरजभान सिंह के साथ काम करने लगता है। इस कारण जिस हरिशंकर तिवारी ने शुक्ला की मदद की, वही शुक्ला अब हरिशंकर तिवारी को ठिकाने लगाने के इरादे बना लेता है क्योंकि उसे सबसे बड़ा डॉन बनना था। क्योंकि सरकारी ठेके सिर्फ उस आदमी को मिल सकते थे जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता। सरकारी ठेकों के कारण ही श्री प्रकाश शुक्ला की लड़ाई वीरेंद्र शाही से शुरू होती है। 1996 के पास वीरेंद्र शाही के लड़कों ने गोधन सिंह के बेटे की हत्या कर दी और गोधन सिंह श्री प्रकाश शुक्ला का क्लोज फ्रेंड था। जब श्री प्रकाश शुक्ला को शाही के इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चला तो उसने अब वीरेंद्र शाही को ही निपटाने का प्लान बना लिया और अंततः साल 1997 की शुरुआत में ही श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र शाही को लखनऊ में सरेआम गोलियों से भून दिया। जिस वक्त शुक्ला ने वीरेंद्र शाही पर हमला किया उस वक्त वीरेंद्र शाही अकेले थे। श्री प्रकाश शुक्ला ने उनके शरीर पर AK-47 से गोलियां बरसाईं और मरने के बाद वीरेंद्र शाही के शरीर पर करीब 105 छेद पाए गए। वीरेंद्र प्रताप शाही की मौत के बाद कायदे से हरिशंकर तिवारी को सबसे ज्यादा खुशी मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ केस उल्टा था। श्री प्रकाश शुक्ला पर दबंगई का इतना नशा चढ़ रखा था कि उसने अगला टारगेट अब पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन हरिशंकर तिवारी को निपटाने का मन बना लिया। श्री प्रकाश शुक्ला इतना अधिक खतरनाक बन जाता है कि गैंगस्टर्स के भी बाप पंडित हरिशंकर तिवारी भी उससे अपनी जान बचाए भागने के लिए लगते हैं। शुक्ला से तिवारी को इतना डर था कि जब भी वे घर से निकलते साथ में
श्री प्रकाश शुक्ला के रिश्तेदारों को साथ लेकर निकलते ताकि अपने रिश्तेदारों को देखकर श्री प्रकाश शुक्ला उन पर हमला न करे। श्री प्रकाश शुक्ला की नज़र गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट पर थी, जिस पर हरिशंकर तिवारी लगातार विधायक चुनते हुए आ रहे थे। शुक्ला चाहता था कि ब्राह्मणों का डॉन हरिशंकर तिवारी नहीं बल्कि शुक्ला को माना जाए। शुक्ला इतना अधीर हुआ जा रहा था कि उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की भी सुपारी ले ली। सुपारी ली या नहीं ली, लेकिन इसका हल्ला पूरा हो गया। अखबारों में सुर्खियां बनने लगती हैं। धीरे धीरे शुक्ला के नाम का सिक्का पूरे उत्तर प्रदेश में चलने लगता है। कई नेताओं और बाहुबलियों को शुक्ला ने ढेर कर दिया। शुक्ला दूसरे गैंगस्टर्स के मुकाबले अधिक दुर्दांत था और उसे हत्याएं करने में आनंद आता था। शुक्ला जिसको भी मारता उसके शरीर में AK-47 की सारी गोलियां उतार देता ताकि उसका भय बने। लेकिन कल्याण सिंह की सुपारी लेना शुक्ला के लिए महंगा पड़ जाता है। कल्याण सिंह की सरकार ने शुक्ला की इस हरकत को गंभीरता से लिया और मई 4, 1998 में सिर्फ शुक्ला को निपटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का गठन कर दिया। इस STF में पुलिसकर्मियों और बड़े पुलिस अधिकारियों समेत कुल करीब 17 लोग थे और इस STF को 6 महीने का वक्त दिया गया। इस समय STF के अधिकारियों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, इसलिए STF ने कंप्यूटर सीखने के लिए एक टीचर हायर किया। STF की टीम लीड करने वाले अधिकारियों में से एक रहे IPS राजेश कुमार पांडे न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि हमें शुक्ला के फ़ोन टेप करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, इसलिए हमने कानपुर के एक IITian से संपर्क किया जिसने फ़ोन टेपिंग और फ़ोन कॉल्स ट्रांसफ़र करने की एक डिवाइस डेवलप की थी। ये देश के इतिहास में पहली बार था जब किसी के फ़ोन टेप किए गए। IPS राजेश कुमार पांडे आगे बताते हैं कि शुक्ला इतना चालाक था कि अपनी पिक्चर्स कहीं भी लीक नहीं होने देता था। हमारे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं थी। शुक्ला ने एक फ़ोटो स्टूडियो मालिक की इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उसने शुक्ला की फ़ोटो सर्कुलेट कर दी थी। उसके बाद से शुक्ला की कोई फ़ोटो लीक नहीं हुई, लेकिन हम शुक्ला के एक रिश्तेदार से उसकी फ़ोटो लेने में कामयाब रहे। ये फ़ोटो एक बर्थडे पार्टी का था जिसमें शुक्ला आया था, लेकिन शुक्ला के रिश्तेदार ने पुलिस से कहा कि अगर शुक्ला को ये पता चलता है कि फ़ोटो उसने लीक की है तो शुक्ला उसकी हत्या कर देगा। अपने सोर्स को बचाने के लिए पुलिस ने फ़ोटो के बैकग्राउंड को चेंज करने का काम शुरू कर दिया। फाइनली पुलिस ने सुनील शेट्टी की एक तस्वीर के ऊपर शुक्ला का चेहरा लगा दिया ताकि ये पहचान में ना आ सके कि ये तस्वीर कहाँ से ली है। और अगले दिन लखनऊ के अखबारों में और देश भर के अखबारों में शुक्ला की तस्वीरें छपवा दी जाती हैं। अंततः STF ने फ़ोन टेपिंग और बाकी टेक्नोलॉजी की मदद से शुक्ला का पता लगा दिया। शुक्ला दिल्ली में छुपा हुआ था। IPS अरुण कुमार के नेतृत्व में STF की टीम दिल्ली पहुंच जाती है और 23 सितंबर 1998 के दिन हुई भीषण मुठभेड़ में STF की टीम ने श्री प्रकाश शुक्ला का अंत कर दिया। इसके बाद चर्चाएं होने लगती हैं कि STF को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने STF का कार्यकाल और 6 महीने बढ़ा दिया। बाद में STF को परमानेंट कर दिया जाता है। आज STF यूपी पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है जिसका जन्म सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म करने के लिए हुआ था। श्री प्रकाश शुक्ला की एनकाउंटर में हुई मौत ने पंडित हरिशंकर तिवारी को राहत पहुंचाई जो उस वक्त कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री थे। यहाँ कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्होंने पंडित हरिशंकर तिवारी को बचा के रखा। श्री प्रकाश शुक्ला और वीरेंद्र प्रताप शाही के मुकाबले पंडित हरिशंकर तिवारी ने खुद से कभी हिंसा नहीं की। शुक्ला निजी जीवन में शांत, व्यवहारिक और ग्राउंड टू अर्थ रहने वाले आदमी थे जो अपने हाथा पर आने वाले लोगों की मदद भी किया करते थे, संबंध बना के रखते थे। वहीं श्री प्रकाश शुक्ला एक अधीर, उतावला और अय्याशी पसंद इंसान था जिसने बेहद कम उम्र में बहुत सारे दुश्मन बना लिए। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र शाही थोड़े गुस्से और अव्यवहारिक थे। इसलिए इन तीनों में से सिर्फ पंडित हरिशंकर तिवारी ही राजनीतिक तौर पर सफल रहे और वही आगे सर्वाइव कर सके। यही कारण है कि दर्जनों आपराधिक केस लग जाने के बाद भी पंडित हरिशंकर तिवारी माननीय बने रहे। उनका हश्र बाकी गैंगस्टर्स के जैसा नहीं हुआ। मई 2023 में हार्ट की बीमारियों से जूझने के बाद ही 91 साल की उम्र में पंडित हरिशंकर तिवारी ने शरीर छोड़ा। अपने जीते जी पंडित हरिशंकर तिवारी का पूरे पूर्वांचल पर दबदबा बना रहा। हर जिले में तिवारी गैंग के लोग सक्रिय थे। इसी तरह पूर्वांचल क्षेत्र में आने वाले गाजीपुर जिले में हरिशंकर तिवारी के 2 लोकल डॉन काम किया करते थे, एक साधु सिंह और एक मखनू सिंह। साधु सिंह और मखनू सिंह के साथ एक और तीसरा आदमी काम किया करता था। उस आदमी का नाम था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी की कहानी और भी अधिक दिलचस्प रहती है। इधर वीरेंद्र शाही के बाद पूर्वांचल के ठाकुरों में एक और बड़े दबंग नेता का जन्म होता है, ब्रजेश सिंह।
जिस तरह 80 के दशक में पूर्वांचल में पंडित हरिशंकर तिवारी और ठाकुर वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच वर्चस्व की लड़ाई हुई, वैसे ही अब अगले 2 दशक से भी अधिक समय तक मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच जंग होने जा रही थी। आखिर कैसे हुआ मुख्तार अंसारी का उदय? आखिर ब्रजेश सिंह से उनकी लड़ाई क्यों थी? क्यों ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी आमने सामने भिड़े? क्या है मुख्तार अंसार की पूरी कहानी, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक पूर्वांचल के इलाहाबाद से ही आने वाले एक और डॉन अतीक अहमद की कहानी को जानने के लिए मेरे वीडियो देख सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आप अतीक अहमद श्याम मीरा सिंह यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। गैंग्स ऑफ गोरखपुर की कहानी का पहला एपिसोड यहीं तक, बाकी कहानी दूसरे एपिसोड में। फिलहाल आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइए। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। नमस्कार।